हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी वाले गुरुजी। तो मेरा आज का टॉपिक है सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो सिडेटिव होते क्या हैं और हिप्नोटिक क्या होते हैं और इनके क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और कौन कौन सी ड्रग जो है वो सिडेटिव और हिप्नोटिक्स में आती हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है सिडेटिव। सिडेटिव है काल्म डाउन, ट्रीट एजिटेशन। तो काल्म डाउन करने के लिए हम सिडेटिव यूज़ करते हैं। जो हिप्नोटिक है, इंड्यूस स्लीप, गो टू स्लीप फास्ट, फील फ्रेश व्हेन अवेक। तो जो हमारे हिप्नोटिक हैं उनका यूज़ हम स्लीप इंड्यूस करने के लिए करते हैं, और जो भी पेशेंट है वो सो जाता है जल्दी अगर हम उसको हिप्नोटिक देंगे, और वो फील फ्रेश, मतलब जब भी वो उठेगा तो वो फ्रेश फील करेगा। तो इन जो जो ड्रग्स हम देते हैं उनको बोलते हैं हिप्नोटिक। नेक्स्ट है एंजियोलाइटिक, रिड्यूस एंजाइटी, फिजिकल कॉमा इमोशनल कॉन्जिनिटिव। अगर किसी को एंजाइटी हो रही है या कोई किसी को फिजिकल या इमोशनल जो है वो कॉग्निटिव हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है हम उसको एंटी एंजाइटिक ड्रग्स देते हैं, मतलब एंटी एंजाइटी ड्रग देते हैं, इनको बोलते हैं एंजियोलाइटिक ड्रग। तो ये जो ड्रग्स होती हैं वो एंजाइटी को कम करती हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास सिडेटिव। सिडेटिव होती क्या है? ए ड्रग दैट सबड्यूज एक्साइटमेंट एंड calm द subject without inducing sleep, through drowsiness may be produced. Sedation refers to decreased responsiveness to any level of stimulation. It associated with some decrease in motor activity. तो सिडेशन में क्या होता है कि इसमें जो है वो जो पेशेंट होता है वो काल्म हो जाता है और इंड्यूस नहीं होती है स्लीप, मतलब स्लीप जो है वो इंड्यूस नहीं होती है इसमें। नेक्स्ट है हिप्नोटिक। तो हिप्नोटिक का मैंने आपको पहले बता दिया, ये जो है वो स्लीप को इंड्यूस करते हैं या फिर मेंटेन करते हैं स्लीप को। नेक्स्ट है स्लीप होती क्या है? द ड्यूरेशन एंड पैटर्न ऑफ स्लीप वेरीज considerably among individual. Age has an important effect on quantity and depth of sleep. अब जो स्लीप है ये बोल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो एज एज वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें जो है मतलब वेरी करती है, किसी को नींद ज़्यादा आती है, किसी को कम आती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो नींद जो है वो पेशेंट को कम आती है। द डिफरेंट फेसेस ऑफ स्लीप एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स आर। तो फर्स्ट है स्टेज जीरो, awake, from lying down to falling asleep, an occasional nocturnal awakening constitute 1 to 2% of sleep time. Eye movements are irregular or slowly rolling. तो ये जो है वो मतलब जो स्टेज जीरो होगी इसमें जो है मतलब जो पेशेंट है वो सोने की कोशिश करेगा पर उसकी आंखें जो है वो मूवमेंट करती रहेंगी, उसको नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट है स्टेज वन, आई मूवमेंट्स आर रिड्यूस बट देयर मे बी वर्स्ट ऑफ रोलिंग, नेक मसल रिलैक्स, ऑक्यूपाइज 3 to 6% ऑफ स्लीप टाइम। तो इसमें जो है वो जैसे ही मतलब जो स्टेज वन होगी इसमें जो है वो पेशेंट की जो आई की मूवमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी, और जो नेक और मसल, नेक के जो मसल होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्टेज टू, लिटिल आई मूवमेंट, सब्जेक्ट्स आर इजीली अराउजेबल, दिस compromises 40 to 50% ऑफ स्लीप टाइम। नेक्स्ट है स्टेज थ्री एंड स्टेज फोर। तो जो स्टेज थ्री है इसमें क्या होगा, डीप स्लीप ट्रांजिशन, पर्सन कैन बी इवोक्ड विद स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई ओनली। जिसका स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई होगा वही इवोक्ड होगा इसमें। आई मूवमेंट्स आर फ्यू, सब्जेक्ट्स आर नॉट इजीली अराउजेबल, comprises 5 to 8% of sleep time. Next is stage 4, cerebral sleep. Person cannot be evoked, eyes are practically fixed, subjects are difficult to arouse, night terror may occur at the time. It comprises 10 to 20% of sleep time. During stage 2, 3 and 4, heart rate, BP and respiration rate are steady and muscles are relaxed. Stages 3 and 4 together are called slow wave sleep. तो जो स्टेज और 3 और 4 है उसको हम बोलते हैं स्लो वेव स्लीप। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। तो जो हमारी क्लासिफिकेशन है
उसमें हमारी आती है फर्स्ट बारबिचरेट्स। तो बारबिचरेट्स हुआ है, लॉन्ग एक्टिंग होती है, शॉर्ट एक्टिंग होती हैं और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होती हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में हमारी आती है ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन। लॉन्ग एक्टिंग में हमारी आती है फिनोबार्बिटोन और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में हमारी आती है थायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन। नेक्स्ट है बेंजोडाइजिपीन्स। तो बेंजोडाइजिपीन्स में हमारी आती हैं, बेंजोडाइजिपीन्स है उसमें हमारी ड्रग्स आती हैं हिप्नोटिक्स, एंटी एंजाइटी एंड एंटी कन्वर्जेंट। हिप्नोटिक में हमारी ड्रग आती है डाइजीपाम, फ्लोराजीपाम, नाइट्राजीपाम, एल्प्राजोलम। एंटी एंजाइटी में हमारी आती है डाइजीपाम, क्लोरडाइजिपॉक्साइड, ऑक्साजीपाम, एल्प्राजोलम। जो हमारी एंटी कन्वर्जेंट है उसमें हमारी ड्रग आती है डाइजीपाम, लोराजीपाम एंड क्लोनाजीपाम। जो हमारी न्यूअर नॉन बेंजोडाइजिपीन हिप्नोटिक्स हैं उसमें हमारी आती है ड्रग जोपिक्लोन, जोल्पिडेम एंड जोलिप्लोन। तो फर्स्ट है बारबिचरेट्स। बारबिचरेट्स have been popular hypnotic and sedative of the last century up to 1960s, but are not used now to promote sleep or to calm the patient। तो ये जो हमारे हिप्नोटिक और सिडेटिव थे जो बारबिचरेट से, तो 1960 से पहले पहले जो है वो इनको हम मेनली यूज़ करते थे, लेकिन अब हम इनको यूज़ नहीं करते हैं प्रमोट करने के लिए स्लीप और काम द पेशेंट। दे आर डिस्क्राइब फर्स्ट बिकॉज दे आर प्रोटोटाइप ऑफ सी एन एस डिप्रेसेंट। ये जो है वो सी एन एस डिप्रेसेंट होते हैं, ये डेरिवेटिव होते हैं बारबिचुरिक एसिड और मेलोनाइल यूरिया के, कम्बिनेशन ऑफ यूरिया एंड मेलोनिक एसिड। डिप्रेसेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इम्पेयर्ड और reduce activity of brain by acting on a gamma amino butyric acid potentiator। तो जो गावा पोटेंशिएटर होता है उसके ऊपर ये एक्ट करते हैं। प्रोड्यूस अल्कोहल लाइक सिम्टम्स सच एज अटैक्सिया, इम्पेयर मोटर कंट्रोल, डिजीनेस एंड लो ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। तो ये जो गाबा पोटेंशिएटर होता है उसके ऊपर एक्ट करते हैं और इसमें इसकी वजह से जो है वो सिम्टम आते हैं हमारे में डिजीनेस, स्लो ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। नेक्स्ट है हिस्ट्री क्या है बारबिचुरिक एसिड की। तो बारबिचुरिक एसिड वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 1964 बाय ए जर्मन साइंटिस्ट एडोल्फ बोन वायर बाय कंबाइनिंग यूरिया फ्रॉम एनिमल एंड मेलोनिक एसिड फ्रॉम एप्पल्स। तो उसने यूरिया लिया था एनिमल से और मेलोनिक एसिड लिया था एप्पल से, और उसको जब कंबाइन किया था तब उसने बनाया था बारबिचुरिक एसिड। नेक्स्ट है इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव यूटिलाइज as a medicine was used to put dogs to sleep. Later, Wire produces Bironal in 1903 in 1903 to be used as a sleeping aid। तो जो वायर था उसने एक ड्रग बनाई थी 1903 में, तो उसका यूज़ वो करते थे डॉग को इंड्यूस करने के लिए स्लीप। Soon after, phenobarbital and many other barbituric acid derivatives were discovered and marketed। तो उसके बाद जो है उन्होंने बारबिचुरिक एसिड के जो है वो और भी डेरिवेटिव बनाए, जैसे फिनोबार्बिटल होगी, तो उसके बाद उन्होंने डिस्कवर किए और उसको मार्केट में उतारा। नेक्स्ट है एक्ट प्राइमरली एट गाबा बेंजोडाइजिपीन रिसेप्टर क्लोरीन चैनल्स, potentiate GABAergic inhibition by increasing the lifetime of chloride channel opening, bind to the site that GABA located in the alpha and beta subunit. Also enhance benzodiazepine binding. High doses directly increase chlorine conductance and inhibit कैल्शियम डिपेंडेंट रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जो हाई डोज होती है वो इंक्रीज करती है क्लोरीन कंडक्टेंस को एंड इनहिबिट करती है कैल्शियम डिपेंडेंट रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अगर इसकी हाई डोज देंगे तो जो कैल्शियम डिपेंडेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो रिलीज होते हैं कैल्शियम की प्रेजेंस में,
वो जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं। आल्सो डिप्रेस ग्लूटामेट इंड्यूस न्यूरोनल डिपोलराइजेशन। वेरी हाई डोज डिप्रेस वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स। अगर इसकी हम हाई डोज देते हैं तो ये जो वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स होते हैं उनको भी डिप्रेस कर देती है। तो ये है गाबा रिसेप्टर। इसमें बताया गया है कि जो गाबा जो है वो उसके अल्फा और बीटा सब यूनिट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्लोरीन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, और सोडियम और पोटेशियम चैनल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इनके ऊपर जो है वो हमारी जो बेंजोडाइजिपीन है वो एक्ट करती हैं। जो वहाँ पे एक्ट करती हैं तो उसके बाद जो है वो ये CNS को जो है वो डिप्रेस कर देती हैं, क्योंकि ब्लॉक कुछ जो है जैसे जैसे हमारे सोडियम पोटेशियम चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं तो उसकी वजह से न्यूरो जो है वो रिलीज़ नहीं होते हैं, और जब वो रिलीज़ नहीं होंगे तो हमारे ब्रेन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। न्यूरो जब कम हो जाएंगे तो उसकी वजह से ब्रेन जो है वो डिप्रेस हो जाएगा। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि कैसे जो है वो गाबा के ऊपर जो है वो हमारी ड्रग एक्ट करती है। जैसे डाइजिपाम बताया इन्होंने, जो हमारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा रिसेप्टर जो है वहाँ पे एक्ट कर रही हैं डाइजिपाम। जो बारबिचुरेट्स हैं वो भी हमारी जो अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर हैं वहाँ पे एक्ट कर रही हैं। और जो क्लोराइड चैनल हैं वो भी दिखाया है इस डायग्राम में। जो क्लोराइड चैनल है, पोटाशियम चैनल है, सोडियम चैनल है, वहाँ पे जाके कैसे कैसे जो है वो हमारी ड्रग जो है वो बाइंड करती है, और जैसे वो वहाँ पे बाइंड करती है तो वो उसकी वजह से डिजीनेस और स्लीप जो है वो इंड्यूस करवाती है। नेक्स्ट है बारबिचुरेट प्रोड्यूस डोज डिपेंडेंट इफेक्ट। तो ये पहले जो है वो सेडिशन काउज करते हैं, उसके बाद स्लीप, और उसके बाद एनेस्थीसिया और कोमा में जा सकता है पेशेंट। नेक्स्ट है हिप्नोटिक डोज शॉर्टन द टाइम टेकन टू फॉल asleep एंड इंक्रीज स्लीप ड्यूरेशन। तो हिप्नोटिक जो होती हैं उनकी डोज जैसे हम देते हैं तो वो जो है वो जो हमारा सोने का टाइम होता है उसको जो है वो कम कर देते हैं, और जो हमारी स्लीपिंग ड्यूरेशन होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं। द स्लीप इज अराउजेबल बट द सब्जेक्ट में फील confused and unsteady if waken early. Night awakings are reduced, REM, and stage 3-4 sleeps are decreased. A rebound increase in REM sleep with nightmares is often noted when the drug is discontinued after a few nights of use. It takes several nights for normal pattern to be restored. तो ये बोल रहा है कि जैसे हम हिप्नोटिक ड्रग्स देते हैं तो उससे जो है वो स्लीपिंग टाइम जो है बढ़ जाता है, और जो जब जो हमारा सोने का टाइम होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जैसे हम कोई ड्रग देते हैं तो उसके जैसे 15-20 मिनट के बाद जैसे ही वो डिज़ोल्व हो जाती है हमारी बॉडी में, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो पेशेंट को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तो नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या है बारबिचुरेट्स के। तो रेस्पिरेशन पे क्या करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे डिप्रेस्ड करेगी, न्यूरोजेनिक हाइपर कैपनिक कैपनाइक एंड हाइपोक्सिक ड्राइव्स टू रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस। तो रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है उसको डिप्रेस करेगी। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो ये इंक्रीज करेगी, स्लाइटली डिक्रीज इन बीपी एंड हार्ट रेट को डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल की जो कंट्रैक्शन है उसको रिड्यूस करेगी। स्मूथ मसल में क्या इसका इफेक्ट आएगा, टोन एंड मोटिलिटी ऑफ बोल इज डिक्रीज, हायर डोज मोर प्रोफाउंड डिक्रीज। किडनी पे क्या इफेक्ट करेगी, ड्यू टू डिक्रीज बीपी एंड एटीएस रिलीज रिड्यूस यूरिन फ्लो जो है वो कम हो जाएगा किडनी में। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट क्या है बारबिचुरेट्स के, तो फर्स्ट है हैंगओवर, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, मेंटल कन्फ्यूजन, इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस, एक्सीडेंट्स, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, रैसेस हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस हो सकती है। नेक्स्ट है एक्यूट बारबिचुरेट पॉइजनिंग, अगर मोस्टली सुसाइडल समटाइम्स एक्सीडेंटल्स। Manifestations are due to excessive CNS depression. Patient is flabby and comatose with
shallow and failing respiration, fall in BP and cardiovascular collapse, renal shutdown, pulmonary complication, bolus eruption, lethal dose depend on lipid solubility। अगर जो है वो इसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो उससे जो है वो डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम कर देती है और जो जो हमारा रीनल है वो शट डाउन हो जाएगा, जो किडनी है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से जो है वो डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? गैस्ट्रिक लावेज, लीव अ सस्पेंशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन द स्टमक टू प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम इंटेस्टाइन्स। तो एक्टिवेटेड चारकोल जो है उसको उसका सस्पेंशन देंगे हम, ताकि वो स्टमक में जो है बारबिट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर ले और वो जो है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो पाए। नेक्स्ट है स्पोर्टिव मीजर्स सच एज पेशेंट एयरवे, असिस्टेंट रेस्पिरेशन ऑक्सीजन, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम बाय फ्लूइड इन्फ्यूजन एंड यूज ऑफ वैसोप्रेशर। डोपामिन में बी प्रेफर्ड फॉर इट्स रीनल वैसोडाइलेशन एक्शन। तो अगर किसी को पॉइजनिंग होती है तो उसमें जो है वो हम ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे होनी चाहिए, और जो हमारा ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, और जो प्रेशर्स होते हैं उसका यूज़ करना चाहिए, जो फ्लूइड इन्फ्यूज़न होते हैं वैसो प्रेशर के, ताकि जो है वो हमारी किडनी प्रॉपर काम करे। नेक्स्ट है बेंजोडाइजिपीन्स। तो क्लोरथाइजिपोक्साइड एंड डाइजिपाम्स वर इंट्रोड्यूस अराउंड 1960 एज एंटी एंजाइटी ड्रग। सिंस then this class has proliferated and has replaced barbiturates as hypnotic and sedative as well because। तो जो बारबिचरेट्स हैं उनको जो है वो जो हमारे बेंजोडाइजिपीन्स हैं वो जो है वो उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और इनका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा है उनसे। Benzodiazepines produce a lower degree of neuronal depression than barbiturates. They have a high therapeutic index। तो ये जो है मतलब अच्छा इफेक्ट शो करते हैं उनसे, तो हम इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। Ingestion of even 20 hypnotic doses does not usually endanger life. There is no loss of consciousness and patient can be aroused. Respiration is mostly not so depressed as to need assistance। तो जो बेंजोडाइजिपीन है ये जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो ज़्यादा डिप्रेस नहीं करते हैं, और ये जो है वो इसमें जो है वो किसी भी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट जो है वो नहीं आता है। तो जो बेंजोडाइजिपीन है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कंपेरिजन टू बारबिचरेट्स। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो फर्स्ट मतलब जो हमारे बेंजोडाइजिपीन है उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो वो कैसे कैसे आता है। तो फर्स्ट है सीएनएस पे एक्ट करेंगे, उसके बाद एंटी एंजाइटी मतलब एंजाइटी को प्रिवेंट करेंगे, उसके बाद स्लीप आएगी मतलब उसके बाद पेशेंट जो है वो सो जाएगा, और उसके बाद उसके जो मसल्स होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे, और उसके बाद जो वो एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट शो करेंगे हमारे बेंजोडाइजिपीन्स। ऑन स्लीप बेसिक एक्शन, अगर कोई पेशेंट जो है वो सोया है तो बेसिक एक्शन क्या क्या होंगे? हैस्टन ऑनसेट ऑफ स्लीप, रिड्यूस इंटरमिटेंट अवेकनिंग एंड इंक्रीज टोटल स्लीप टाइम लाइक बारबिचरेट्स। मतलब ये जो है वो स्लीप टाइम को इंक्रीज करेंगे। टाइम स्पेंड इन स्टेजेस 2 इज इंक्रीज एंड स्टेज 3 एंड 3 4 एंड 4 डिक्रीजेस। Regulate a key on sleep, shorten REM but more REM cycles such that overall effect on REM less marked, more sleep cycles। तो बेसिक एक्शन में इनका यही है कि जो हमारे जो बेंजोडाइजिपीन्स हैं वो जैसे ही एक्ट करेंगी तो वो स्लीप को इंड्यूस करवा देंगी इजीली, और उसके बाद जो स्लीपिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और नाइट टेरर एंड बॉडी मूवमेंट्स आर रिड्यूस, मतलब जो बॉडी बॉडी की मूवमेंट्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगी, और इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो एंटी कन्वर्जेंट हैं वो क्लोनाजिपाम, डाइजिपाम एंड फ्लोराजिपाम यूज़ होती हैं, और सेंट्रली मीडिएटेड मसल रिलैक्सेंट जो है वो क्लोनाजिपाम एंड डाइजिपाम यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो बेंजोडाइजिपीन जो है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मिड ब्रेन असेंडिंग
रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एंड लिम्बिक सिस्टम, आल्सो मेडुलरी साइट्स एंड सेरिब्रम। तो इनके ऊपर जो है वो एक्ट करती हैं। एक्ट बाई लिगैंड गेटेड बेंजोडाइजिपीन्स, गाबा ए रिसेप्टर क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स। तो जो गाबा ए रिसेप्टर क्लोराइड चैनल्स होते हैं उसके ऊपर जो है वो हमारी ये जो ड्रग्स होती हैं वो एक्ट करती हैं और उनको ब्लॉक कर देती हैं, क्योंकि जो गाबा होता है वो हमारी जो जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है ना, वो हमारे ब्रेन में जो है वो रिलीज़ होता है और उसका काम क्या होता है कि वो ओवर एक्साइटमेंट करता है। अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो जो गाबा का लेवल है वो कम रहेगा, और कम रहेगा तो उसकी वजह से जो है वो CNS जो है वो डिप्रेस हो जाएगा, और जैसे डिप्रेस होगा तो उसकी वजह से जो है वो मतलब स्लीप इंड्यूस हो जाएगी, और जो है वो बॉडी को काल्म कर देते हैं ताकि मतलब ओवर एक्साइटमेंट ना हो किसी पेशेंट को। आल्सो इन्हांस बाइंडिंग ऑफ गाबा टू गाबा ए रिसेप्टर, मतलब ये गाबा के ऊपर भी एक्ट करते हैं और गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर भी एक्ट करते हैं। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि कुछ ड्रग्स जो है वो गाबा के ऊपर एक्ट कर रही हैं और कुछ जो है वो गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती हैं। जैसे कि अगर नॉर्मल जो हमारी बॉडी है वो कैसे एक्ट करती है, जो गाबा ए रिसेप्टर है वहाँ पे जाके गाबा बाइंड हो जाता है। अगर वो वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा तब जो है वो हमारी बॉडी प्रॉपर काम करेगी। अगर अगर हमने उसको वहाँ से रोकना है ना, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो बिकुकुलिन जो है वो एक ड्रग है, उसको जो है वो हम वहाँ पे बाइंड कर रहे हैं और गाबा को वहाँ से इनहिबिट कर रहे हैं ताकि वो वहाँ पे बाइंड ना हो। तो जब वो वहाँ पे बाइंड नहीं होगा और जो हमारी ड्रग वहाँ पे बाइंड हो जाएगी तो गाबा का एक्शन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा, और गाबा का जब एक्शन प्रिवेंट हो जाएगा तो वो अपना रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा और उसकी वजह से जो है वो स्लीप जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। तो ये जो है वो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसमें सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिए गए हैं कि डाइज़ेपाम कहाँ पे एक्ट करेगी, फ्लूमेज़िनिल कहाँ पे एक्ट करेगी, बेंजोडाइज़ेपीन्स कहाँ पे एक्ट करेंगी, ये सारा इसमें दिया गया है। जो बेंजोडाइज़ेपीन रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे एक्ट है, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है और कहाँ पे जाके हमारी ड्रग जो है वो एक्ट करेगी। तो अल्फ़ा और ये गामा रिसेप्टर हैं, वहाँ पे जो है वो बेंजोडाइज़ेपीन जो है वो एक्ट करेंगी और वहाँ पे जाके जैसे वो वहाँ पे बाइंड कर जाएगी तो जो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो जाएगी, मतलब वो उसको इनहिबिट कर देंगे। जो भी एक्टिविटी हमारे ब्रेन में हो रही होगी उसको इनहिबिट करेंगे। जो भी ओवर एक्साइटमेंट होगी, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो उसकी वजह से ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है वो हम जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं उनको इनहिबिट कर देंगे ताकि कोई भी ओवर एक्साइटमेंट ना हो। तो अब जो है वो एडवर्स इफेक्ट क्या है बेंजोडाइज़ेपीन्स के। ओल्डर इंडिविजुअल्स आर मोर ससेप्टेबल, बी आर केयरफुल, मतलब जो ओल्ड पीपल्स होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल्स होते हैं इनसे, तो बी केयर मतलब केयरफुल होके जो है वो इनका यूज़ करना चाहिए। हिप्नोटिक डोज, डिजीनेस, वर्टाइगो, टैक्सिया, ड्यूसरेंट, एमनेसिया, प्रोलोंगेशन ऑफ रिएक्शन टाइम। तो ये सारे जो हैं वो एडवर्स इफेक्ट हैं हिप्नोटिक मतलब अगर हम इसको हिप्नोटिक यूज़ कर रहे हैं, हिप्नोटिक डोज दे रहे हैं तो उसकी वजह से डिजीनेस हो सकती है, वर्टाइगो हो सकता है, अटैक्सिया हो सकता है, डिसोरिएंटेशन हो सकती है, एमनेसिया हो सकता है। हैंगओवर विद लार्ज डोज, अगर हम इसको लार्ज डोज में देते हैं तो उसकी वजह से हैंगओवर हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, ड्राई माउथ हो गया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। नेक्स्ट है लो विड्रॉल सिंड्रोम मोर विद अल्ट्रा रैपिड वन, एंजाइटी, इंसोम्निया, रेस्टलेस, मलेश, लॉस ऑफ एपेटाइट, बैड ड्रीम्स। तो जो हमारे बेंजोडाइज़ेपीन्स है उसकी वजह से जो है वो बुरे सपने भी आ सकते हैं, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है। तो ये एडवर्स इफेक्ट हैं इसके। अब यूजेस क्या हैं इसके, तो ये हिप्नोटिक यूज़ होते हैं, एंजियोलाइटिक यूज़ होते हैं, एंटी कन्वल्सेंट यूज़ होते हैं, मसल रिलैक्सेंट यूज़ होते हैं, ये अल्कोहल एंड अदर सेडेटिव हिप्नोटिक विड्रॉल्स। अगर कोई
अल्कोहल एंड अदर सिडेटिव, अगर किसी सिडेटिव का जो इफेक्ट आ रहा है तो उसका विड्रॉल करना है तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स के लिए। अलॉन्ग विद एनाल्जेसिक, नसेड्स, स्पाज्मोलाइटिक्स, एंटी अंसल एंड मैनी अदर ड्रग्स। अगर कोई एनाल्जेसिक है उसके साथ भी हम इसको देते हैं कॉम्बिनेशन में, नसेड्स के साथ देते हैं, स्पाज्मोलाइटिक्स के एंटी अल्सर ड्रग्स के साथ भी देते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन एज हिप्नोटिक जनरल पॉइंट। हिप्नोटिक होता क्या है? हिप्नोटिक वही होता है जैसे ही कोई ड्रग जो है वो, जैसे हम देते हैं किसी पेशेंट को तो उससे उसकी जो है वो स्लीप इंड्यूस हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं हिप्नोटिक्स, और ये स्लीप टाइम को इंक्रीज करते हैं। तो जो हमारी ड्रग्स होती हैं सिडेटिव एंड हिप्नोटिक, अगर हम किसी ड्रग को कम डोज में देते हैं तो वो एज ए सिडेटिव एक्ट करती है, और जैसे उसकी डोज बढ़ा देते हैं तो वो एज ए हिप्नोटिक एक्ट करती है। अब हमारे पास आ गए बेंजोडाइज़ेपिन एंटागोनिस्ट। तो बेंजोडाइज़ेपिन एंटागोनिस्ट क्या है? जो बेंजोडाइज़ेपिन्स की एक्टिविटी होगी उसके अगेंस्ट जो काम करेंगी उनको हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट। मतलब जैसे ही जहाँ पे बेंजोडाइज़ेपिन्स को एक्ट करना चाहिए वहाँ पे जाके हमारे जो बेंजोडाइज़ेपिन्स के एंटागोनिस्ट हैं वहाँ पे जाके एक्ट करेंगे और वो इनहिबिट कर देंगे बेंजोडाइज़ेपिन के एक्शन को। इट इज़ अ, ये जो हमारी ड्रग है उसका नाम है फ्लोमाजेनिल। इट इज़ अ बेंजोडाइज़ेपिन एनालॉग which has little intrinsic activity but complete with but, but compete with benzodiazepine agonist as well as inverse agonist of the for the benzodiazepine receptor and reverse their depressant or stimulant effect respectively। जो हमारी फ्लूमेजीनिल है ये जो है वो डेरिवेटिव है हमारी बेंजोडाइज़ेपिन की, पर इसका एक्शन जो है वो अगेंस्ट है, इसका ये compete करती है बेंजोडाइज़ेपिन से, इसका एक्शन जो है वो इनके अगेंस्ट है। एट हायर डोजेस इट हैज़ सम वीक बेंजोडाइज़ेपिन एगोनिस्ट लाइक एज वेल एज इनवर्स एगोनिस्ट लाइक एक्टिविटी इन एनिमल मॉडल, बट देर आर नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। Flumazenil is absorbed orally, but it is not used orally. On IV injection, action of flumazenil start in second and last for 1 to 2 hours। एलिमिनेशन है इसका टी हाफ जो है इसका 1 आवर है ड्यू टू रैपिड मेटाबॉलिज्म। इसका जो है वो मेटाबॉलिज्म जो है वो रैपिड होता है, और इसका टी मतलब जो हाफ लाइफ है इसकी वो है 1 आवर है। अगर बेंजोडाइज़ेपिन की ओवरडोज हो जाती है तब हम जो है वो फ्लूमेजीनिल ड्रग्स जो है वो देते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। तो जो हमारे सिडेटिव और हिप्नोटिक हैं इसमें हमारी मेनली ड्रग्स जो हैं वो यूज़ होती हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स, और ये जो हैं वो हमारी जो जो बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं वो बेंजोडाइज़ेपिन जितने भी हमारी ड्रग्स हैं वो सारी अल्फ़ा, गामा और गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती हैं, और वहाँ पे जाके जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर जितने भी हमारे ब्रेन्स में होते हैं उनको एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं ताकि वो रिलीज़ ना हो। क्योंकि इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है पेशेंट को काल्म करना। तो जैसे न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज़ होते हैं तो उसकी वजह से जो है वो एंजाइटी होती है, और एंजाइटी जब होती है तो पेशेंट जो है वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट को काल्म करने के लिए हम सिडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स देते हैं। तो ये था मेरा आज का क्वेश्चन, आज ये था मेरा आज का टॉपिक, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सारा कुछ, और इसमें मेनली आपका यही है कि जो हमारे बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में आपने ये वाली डायग्राम बनानी है जो केडी त्रिपाठी से दी गई है। ये इसमें सारे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो आपको एक्सप्लेन हो जाते हैं, तो आपने यही वाली बनानी है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन यही है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन्स, और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बेंजोडाइज़ेपिन्स, बारबिचुरेट्स,
बस ये जो है इसके मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू।